हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी का आज हम पार्ट थर्ड बताने वाले हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्टिव थर्ड सेमेस्टर। तो डियर फ्रेंड, इस लेक्चर में आप सभी को हम बताएंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता क्या है, इसका डिजाइन के बारे में बताएंगे, इसमें जो टॉर्क लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और इसका डेरिवेशन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो डेरिवेशन आता है पूरा निकल के, वो पूरा डेरिवेशन भी बताएंगे। उसके बाद इसमें ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, उसका भी डेरिवेशन करके आप सभी को दिखाएंगे। सिंगल फेज एनर्जी मीटर वो मीटर है जो आप सभी के घरों में लगाया जाता है एनर्जी को मेजर करने के लिए, ठीक। इसके बाद डियर फ्रेंड, हम इसी में बताएंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर में आप लोग देखते होंगे आपके सब्जेक्ट में ओवर कंपनसेशन करके कोई वर्ड आता होगा, उसके भी बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में ओवर कंपनसेशन होता क्या है और इसको कैसे हम दूर करते हैं, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्रीपिंग एरर। तो क्रीपिंग एरर क्या होता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर में और ये आता कैसे है, इसको दूर कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ अपने इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक। इसके बाद डियर फ्रेंड, हम बताएंगे आप सभी को मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के सेमेस्टर में आएगा ही, 100% मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि रेजिस्टेंस 3 प्रकार का होता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। इनका रेंज क्या होता है डियर फ्रेंड, लो रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, इनका रेंज क्या होता है, मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का रेंज क्या होता है। इसके बाद लो रेजिस्टेंस को हम मेजर किससे करते हैं, डबल केल्विन मेथड से मेजर करते हैं। बाकी मेजर करने का तो बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम बताएंगे किन किन तरीक़ों से आप लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम के सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जाम में आता है, उसको हम डेरिवेशन करके आप सभी को समझाएंगे। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हम बताएंगे डबल केल्विन मेथड। मतलब ये टॉपिक आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में लगभग हर साल पूछता है, तो इसलिए हम इसको लिए हैं। मीडियम रेजिस्टेंस हम बताएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मेगर विधि या फिर लॉस ऑफ चार्ज मेथड, बहुत सारे मेथड उपयोग करते हैं। तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है, मेगर विधि या फिर मेगर मेथड, उसको हम बताएंगे। तो चलिए, इतना टॉपिक को कवर करते हैं अपने इसी वीडियो में। बस आप लोग हमारा साथ दीजिएगा लास्ट तक, बस ध्यान से देखते रहिए। हम ऑलरेडी अपने नोट्स में सारा चीज़ लिख चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, बस ओनली वन आप सभी को समझाना रहेगा। आप लोग कोशिश करते रहिएगा, या तो लिखते रहिए या तो लिख नहीं रहे। अगर आप हमारा वीडियो बस नॉर्मली देख रहे हैं ध्यान से, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक। तो चलिए फटाफट हम सारे चीज़ों को कवर करते हुए निकलेंगे। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, एक बात और करना चाहेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लासेस लेने से पहले, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और AKTU से बीटेक कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम में है, तो डियर फ्रेंड तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि डियर फ्रेंड, हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी इस समय लगभग आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम पे ही आएंगी। जितने भी आपके इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, सभी पे हम 3 से 4 5 वीडियो लाएंगे। तो अभी तो हम मेजरमेंट को कवर कर रहे हैं, मेजरमेंट के बाद हम अपना वीडियो लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बाद हम लाएंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन का, उसके बाद बेसिक सिग्नल सिस्टम का आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का आएगा। मतलब सीक्वेंस से आप सभी के सब्जेक्ट के सारे वीडियो आएंगे, 3 4 वीडियो करके आएंगे। तो अभी ये जो आप सभी का वीडियो है, ये पार्ट नंबर 3 है AKTU, मतलब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नंबर 3 है। बाकी 2 वीडियो हम बना चुके हैं। तो चलिए इस पार्ट में, मतलब वीडियो नंबर 3 में इतना चीज़ कवर करते हैं, ठीक। तो चलिए, मेरा नोट्स आप सबके सामने आ चुका है। तो हम बताएंगे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं, तो देखिए, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को आप इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। जितना भी पॉइंट हम बताते चल रहे हैं, आप उसको नोट करते हुए चलिए। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को दोस्त आप इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना। और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, आपका एनर्जी मीटर होता है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है वो आप सभी का इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर करता क्या है, एनर्जी मीटर करता है आप सभी के पावर को, एनर्जी को, अब जितना हम पावर लेते हैं अपने घरों में, उसको मेजर करता है, कहने मतलब उसको जोड़ता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जोड़ना। इंटीग्रेटिंग मतलब होता है जोड़ना। इसी जैसे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एनर्जी मीटर होता है, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में 3 कंडीशन लागू होता है। क्या है 3 कंडीशन, जितना भी देखिए दोस्त हम बता रहे हैं उनको सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग जरूर लिखिएगा, काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, आपको पक्का है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन होता है। जो पहला कंडीशन होता है, देयर मस्ट बी 2 फ्लक्सेस।
इसमें दो फ्लक्स का होना अनिवार्य है, मतलब होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा दो फ्लक्स तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक। मतलब पहले देखिए इसेंशियल 3 कंडीशन क्या है जो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो दूसरा कंडीशन है द टू फ्लक्सेस शुड बी अल्टरनेटिंग इन नेचर। जो आपका दो फ्लक्स है वो नेचर में अल्टरनेटिंग होना चाहिए, ठीक, AC नेचर का होना चाहिए, न कि DC। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, देयर शुड बी सम एंगल बिटवीन टू फ्लक्सेस। तो उन दोनों फ्लक्सों के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, ठीक। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये ऐसा 3 कंडीशन क्यों होना चाहिए। तो चलिए इसी का हम डेरिवेशन अब करेंगे कि दो फ्लक्स का होना क्यों जरूरी है, और दोनों फ्लक्स जब हैं तो अल्टरनेटिंग के क्यों हैं, और इसके बाद अल्टरनेटिंग के भी हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्यों है। तो जो हम ये 3 चीज़ लिखे हैं इसी को हम न्यूमेरिकल के बेस में फॉर्म में लिखे हैं कि एक दो फ्लक्स होना चाहिए φ1 φm1 साइन ओमेगा टी एक हो गया, और दूसरा जो फ्लक्स है वो φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा। हमने बोला था दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट फेज एंगल होना चाहिए। तो ये जो बीटा है माइनस बीटा है ये हमें शो करता है कि दोनों जो हमारा फ्लक्स हैं उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है आगे पीछे है, ठीक। मतलब है φ2 जो है φ1 से बीटा डिग्री लैग कर रहा है, ठीक, बीटा एंगल बिटवीन φ1 एंड φ2। चलिए अब हम ये बताएंगे कि ये दोनों फ्लक्स तीनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड होंगे, अगर नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी आप सभी के इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा जाए, अगर आप ध्यान से हमारा सारा बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन निकल के आएगा, आप सभी को किसी भी चीज़ की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दो लिम्ब है, इसमें दो लिम्ब होता है, एक लिम्ब को हमने बोला P1, एक लिम्ब को हमने बोला P2, और दोनों लिम्ब पे हमने कॉइल लपेट दी, ठीक, एक कॉइल लपेट दी इस पे, एक कॉइल लपेट दी इस पे। इसके बाद दोनों कॉइल में हमने सप्लाई दिया प्लस माइनस। सप्लाई जब हमने दिया तो एक करंट गई इसमें I1, इसमें करंट आई I2। जब इसमें करंट आएगी तो देखिए ये हमने क्लॉकवाइज कुछ लपेटा है ऐसे, ठीक, ये ऐसे करके क्लॉकवाइज हमने इसको लपेटा है, ठीक। जब देखिए क्लॉकवाइज में लपेटा है इसको, इसमें भी हमने वाइंडिंग को इस लिम्ब पर क्लॉकवाइज लपेटा है, और इन दोनों लिम्बों के नीचे एक हमने एल्यूमिनियम का डिस्क रखा है, ठीक। जब हमारा करंट इस वाइंडिंग में से फ्लो करेगा क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू कर ला के हिसाब से, कर ला जो हमारा होता है, जो हमारी जो करंट फ्लो करेगी क्लॉकवाइज तो एक फ्लक्स इंड्यूस करेगी, जो थंब होता है ये हमारे फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, ठीक। अब ये हो गया हमारा वाइंडिंग क्लॉकवाइज, ठीक, देखिए क्लॉकवाइज, ठीक। अब इसमें जब क्लॉकवाइज करंट जाएगी तो आपका एक फ्लक्स इंड्यूस होगा जो नीचे की तरफ आएगा, ठीक। तो इसके वजह से एक फ्लक्स आया जिसको कि हमने बोला φ1, और इसकी वजह से एक फ्लक्स आएगा अकॉर्डिंग टू थंबला और अकॉर्डिंग टू करला। तो करला के हिसाब से जो थंब का डायरेक्शन ये फ्लक्स φ2 को शो किया, ये φ1, ठीक। मतलब इसमें इस वाइंडिंग में करंट गई I1 तो उसके कारण हमारा φ1 बना जो कि इसकी डायरेक्शन नीचे है। नीचे क्यों है? अकॉर्डिंग टू करला, ठीक। ये हमारा वाइंडिंग और करंट का डायरेक्शन, और ये हमारा उसके कारण जनरेट होने वाला फ्लक्स, तो ये नीचे आ गया, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब जब ये फ्लक्स दोनों नीचे आएंगे तो हमने बोला ना नीचे एल्यूमिनियम के डिस्क रखे हैं, तब एल्यूमिनियम के डिस्क में ये दोनों फ्लक्स लिंक करेंगे। जब दोनों फ्लक्स लिंक करेंगे तो डियर फ्रेंड आप जानते होंगे जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटता है या फिर लिंक करता है तो वहाँ पे एक EMF इंड्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए φ1 के कारण E1 इंड्यूज हुआ और यहाँ पे φ2 के कारण E2 इंड्यूज हुआ। जब यहाँ पे E1 इंड्यूज हुआ तो इसके कारण एक हमारा ED करंट फ्लो करेगी IE1, जिसको हमने नाम दिया IE1, और यहाँ पे भी एक ED करंट फ्लो करेगी। जहाँ पे भी EMF इंड्यूज होगा डियर फ्रेंड्स वहाँ पे एक ED करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे ED करंट फ्लो की IE2, ठीक। अब हम बात करेंगे जो हमारा IE1 फ्लो किया है और IE2 फ्लो किया है, इसका डायरेक्शन कैसा होगा। यहाँ पे तो सप्लाई करंट I1 और यहाँ पे I2 का जो नेचर था वो क्लॉकवाइज था। अब ये देखिए कैसा कैसा, इसका मतलब ये एक क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड जो आपका फ्लक्स φ1 और φ2 जनरेट हुआ था, अगर इसका जो वैल्यू होता है φm साइन ओमेगा टी और φ2 जो वैल्यू होता है φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंट होगा। अभी आगे क्लियर हो जाएगा क्यों फेज डिफरेंट होना चाहिए, अगर नहीं होगा फेज डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, ठीक। ये तो हम बता ही दिए कि कर ला के अकॉर्डिंग जब करंट जाएगी
तो जो आपका कर्ल ऑफ फिंगर है वो करंट शो करेगा और जो थंब है वो आपका फ्लक्स शो करेगा। तो वही हमने सेम चीज़ ऊपर भी बताया। आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, आप लोग बस इसी सेगमेंट से देखते रहिए और चीज़ें समझते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिए। तो फ्लक्स जो होता है वो एमएमएफ के समानुपाती होता है। कहने मतलब फ्लक्स बराबर होता है ये नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। ठीक, अगर करंट आपका साइनोसॉइडल है तो जनरेट होने वाला फ्लक्स भी साइनोसॉइडल होगा। ठीक, इसीलिए डियर फ्रेंड आपका दोनों जो करंट था I1 I2 वो साइनोसॉइडल का था, इसलिए जो फ्लक्स जनरेट होगा φ1 और φ2 इसका भी नेचर साइनोसॉइडल होगा। φ2 जो है डियर फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो माइनस बीटा यहाँ पे हमने लगाया है, इसलिए φ2 लैग्स φ1। ठीक, φ2 लैग φ1 और कितने डिग्री से लैग कर रहा है, बाई बीटा डिग्री। ठीक, बाई बीटा डिग्री। अगर φ1 की वैल्यू हम बात करें तो φ1 बराबर होता है φm1 साइन ओमेगा टी और φ2 बराबर हो जाएगा φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अभी हमें ये बताना था कि जो आपकी एक करंट इंड्यूज हुई है IE1 ईडी करंट IE2 इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए वाइंडिंग फर्स्ट में आपने जब सप्लाई दिया तो उसमें करंट फ्लो की I1 फ्लो करने के कारण आपकी एक फ्लक्स जनरेट हुई φI1 अपान dt। तो एक फ्लक्स इंड्यूज हुई, फ्लक्स इंड्यूज और फ्लक्स के लिंक करने के कारण एक EMF इंड्यूज हुआ जिसको कि हमने बोला E1। तो E1 के कारण एक ईडी करंट फ्लो की जिसको हमने बोला IE1। अब हम यही पूछे थे कि IE1 की डायरेक्शन क्या होगी। तो डिफरेंट मैं बता देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लेंज ला आ जाएगा। लेंज ला क्या कहता है कि जो आपका प्रभाव होता है वो कारण का अपोज करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रभाव क्या है, प्रभाव लास्ट में जो परिणाम आया है आपको IE1 मिला है। अगर हम बोलें IE1 किसके कारण उत्पन्न हुआ है तो आप बोलेंगे E1 के कारण। फिर अगर हम फिर कहें कि E1 किस कारण उत्पन्न हुआ तो आप बोलेंगे फ्लक्स के कटने के कारण। अब हम कहें फ्लक्स कटा क्यों या फिर बना क्यों तो I1 के फ्लो करने के कारण। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें IE1 जो डायरेक्ट किससे रिलेट करेगा, IE1 किसके कारण बना, सीधा सीधा बोलिए I1 के कारण। मतलब प्रभाव यहाँ पे IE1 हुआ और IE1 क्या हुआ, कारण हुआ। तो कहने मतलब है डियर फ्रेंड्स, अगर आपका हमने बोल दिया लेंज लॉ क्या कहता है, प्रभाव कारण का विरोध करता है। तो प्रभाव कारण का विरोध कैसे करेगा, जब उसके विपरीत काम करेगा या फिर उल्टा काम करेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे बस यही है, अगर I1 आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो IE1 जो प्रभाव आया है इसका जो फ्लो करने का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉक होगा, क्योंकि प्रभाव कारण का तभी विरोध करेगा जब ये इसके विपरीत काम करेगा। मतलब I1 अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो अगर आपका प्रभाव जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा तो वो अपने कारण का विरोध कर देगा। इसलिए डियर फ्रेंड आपका ये क्लियर हो गया कि जो ईडी करंट फर्स्ट है IE1 ये इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक, सेम सीक्वेंस सेम चीज़ यहाँ पे भी यही लगेगा। I2 फ्लो करेगी उसके कारण d∅2/dt कटेगा या फिर बनेगा, फिर d∅/d2 कटने के कारण E2 बनेगा, E2 बनने के कारण IE2 बनेगा। अब हम बात करेंगे IE2 मतलब ईडी करंट 2 की डायरेक्शन किधर होगी। तो हमने बोला था कि करंट नंबर 2 भी आप सभी का क्लॉकवाइज हमने दिया था वाइंडिंग में। ठीक, तो जब ये क्लॉकवाइज है तो इसका भी सेम वही है, ये प्रभाव है, इसका कारण क्या है I2 है। तो I2 क्लॉकवाइज है तो IE2 क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका भी डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। कहने मतलब है जो अभी हम यहाँ पे बोले IE1 IE2 इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या था, यहाँ पे IE1 था आपका क्लॉकवाइज और I2 भी था क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे हम बताते हैं, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए, सारा चीज़ क्लियर कर देंगे हम। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे सब लिख रखा है। व्हेन टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक विथ एल्यूमिनियम डिस्क अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देयर विल बी टू इंड्यूस EMF E1 and E2 इन एल्यूमिनियम डिस्क एंड टू इंड्यूस करंट ईडी करंट IE1 IE2 इन एल्यूमिनियम डिस्क। तो वही हमने बोला है, मतलब सब कुछ यार वही बोले, बस इंग्लिश में हम लिखे हैं, फिर भी चलिए हम बोल ही देते हैं कि जब आपका दो अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंक करेगा एल्यूमिनियम के डिस्क पे तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के हिसाब से वहाँ पे दो इंड्यूस EMF E1 E2 एल्यूमिनियम के डिस्क में इंड्यूस होगा और उसके कारण दो ईडी करंट फ्लो करेंगे IE1 IE2 इन एल्यूमिनियम के डिस्क में। फिर देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हमने समझाया, फिर हम वही लिखे हैं सिर्फ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट शुड अपोज द
कॉइल करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के हिसाब से जो ईडी करंट बनेगा वो अपोज करेगा कॉइल करंट I1 एंड I2 से, यही उन्होंने बताया है। और वही सेम चीज़ हम देखें यहाँ पे वही लिखे हैं कि जब आपका I1 फ्लो करेगा तो उसके कारण φ1 बनेगा, φ1 के कारण E1 बनेगा, E1 के कारण IE1 बनेगा। अगर आपका I1 क्लॉकवाइज है तो आपका IE1 जो बने, IE1 माने ईडी करंट फर्स्ट जो बनेगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभाव हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो प्रभाव कारण का विरोध करता है, इस वजह से अगर कारण क्लॉकवाइज है तो आपका प्रभाव एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक ऐसे ही सेम यही बात कॉइल नंबर 2 पे भी I2 फ्लो करेगा तो φ2 बनेगा, φ2 कारण E2 बनेगा, E2 कारण IE2 बनेगा। ठीक, अब IE2 यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखा है, दियर फॉर द डायरेक्शन ऑफ ईडी करंट IE1 एंड IE2 शुड फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा हम बता चुके हैं। ठीक, आगे देखिए आप यहाँ से फोर्स क्या होता है। फोर्स अभी हम PMC में बताए थे, NBL साइन थीटा आप सभी का फोर्स होता है। तो या फिर NIBLA भी होता है। ए यहाँ पे एरिया होता है, डेरिवेशन करके हम बताए थे अपने पार्ट सेकेंड वाली वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पे बी क्या है, ये बी फ्लक्स डेंसिटी है। फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू होती है बी बराबर 5/A होता है। तो डायरेक्ट हम बी को फ्लक्स भी बोल सकते हैं, कहने मतलब बी प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स 5। ठीक, तो अगर हम बात करें फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, करंट पर और फ्लक्स डेंसिटी पर। ठीक, फ्लक्स मतलब बी और आई पे, बी को हम फ्लक्स 5 भी बोल सकते हैं। तो कहने मतलब है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जब आपका IE1 फ्लो करेगा आपके डिस्क में तो वहाँ पे इंड्यूस EMF E1 एक जनरेट होगा। जहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा वहाँ पे एक जान लीजिए EMF जरूर इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो इंड्यूस EMF जनरेट हुआ तो उसके कारण एक फ्लक्स बना φ1, उल्टा हम बोल दिए यार, φ1 लिंक किया तो वहाँ पे इंड्यूस EMF E1 बना, E1 बनने के कारण वहाँ पे एक ईडी करंट फ्लो की IE1। ये देखिए ये IE1 ये इस फ्लक्स के लिए इंटरनल फ्लक्स है, मतलब ये इसका इंटरनल करंट है। ठीक, और ऐसे ही सेम सेकेंड के लिए भी, सेकेंड कॉइल के लिए भी φ2 कारण E2 बना, E2 कारण IE2 बना, ये φ2 इसके लिए इंटरनल कहा जाएगा। ठीक, इंटरनल फ्लक्स है इसका IE2 के लिए। ठीक, अब हम बताते हैं कि आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा कैसे, हम वही समझा रहे हैं, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। देखिए व्हेन करंट रिलेट विथ B देन फोर्स आर क्रिएट अदरवाइज नॉट क्रिएट फोर्स। तो डियर फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि जो आपका फोर्स होगा वो फ्लक्स या फिर फ्लक्स मतलब आप जो हम फ्लक्स डेंसिटी लिखे हैं आप इसको फ्लक्स 5 समझिए, कारण मतलब जो फोर्स होता है वो फ्लक्स और इंटू करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं, तो यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे क्योंकि यहाँ पे दो फ्लक्स है, एक आपका फ्लक्स है φ1, एक आपका फ्लक्स है φ2। एक फ्लक्स से करंट जनरेट हुई आपकी करंट IE1 और एक की करंट जनरेट हुई IE2। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत जगहों पे लिए लिखा होता है कि फोर्स F1 φ1 IE1, फोर्स F2 φ2 IE2। तो यहाँ पे दो फोर्स तो जनरेट होंगे, तो चलो क्लियर है, लेकिन φ1 IE2 के प्रोपोर्शनल और F2 φ2 IE2 के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, क्योंकि ये जो φ1 है ये IE1 का इंटरनल फ्लक्स है। ऐसे ही सेम φ2 जो ये है ये IE2 का इंटरनल फ्लक्स है। कहीं भी जो फोर्स जनरेट होता है वो अपने एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण जनरेट होता है। तो कहने मतलब है यहाँ पे दो फोर्स तो जनरेट होंगे F1 F2, लेकिन φ1 के साथ IE2 होगा और φ2 के साथ IE1 होगा, न कि φ2 के साथ IE2 और φ1 के साथ IE1। तो यहाँ पे दो फोर्स देखिए रियल करेक्टली हमने लिखा, ये एरर हो मतलब ये जहाँ जहाँ लिखा रहता है समझिए गलत है। ठीक, ये रियल है, φ1 प्रोपोर्शनल होता है F1 प्रोपोर्शनल होता है φ1 IE2, F2 प्रोपोर्शनल होता है φ2 IE1। तो ये इसके लिए IE2 के लिए ये एक्सटर्नल फ्लक्स माना जाएगा और ये फा2 IE1 के लिए एक्सटर्नल फ्लक्स माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स जनरेट होंगे। ये आपका ऊपर का लिम्ब है, ये इसका हमने 3D डायग्राम नहीं है, नॉर्मल आप समझिए इसे कोई फ्लक्स था, ऐसे लिम्ब जो था ये इसका हम ये वाला हिस्सा बनाए हैं, सिर्फ ये वाला। ठीक, चौकोन्ना है, रेक्टेंगल कार है, तो ये हम सिर्फ बनाए हैं ये। ठीक, पहले हम पूरा ये दिखा रहे थे इस पूरे पार्ट को। तो ये लिम्ब था और यहाँ पे आप सभी का करंट गया तो उसके कारण φ1 एक जनरेट हुआ, एक आपका जनरेट हुआ φ2। तो एक करंट इंड्यूस हुई, एक करंट का नाम है IE1 और एक करंट का नाम है IE2। तो डिफरेंस मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा IE1 का
एक फोर्स लगेगा φ1 और IE2 के बीच में, एक फोर्स लगेगा IE1 और φ2 के बीच में। अब चलिए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अब हम वो समझाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियमानुसार यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे फोर्स देखिए हम निकाल रहे हैं, φ1 φ2 है, यहाँ पे IE2 है, यहाँ पे IE1 है, ये इससे लिंक कर रहा है, ये इससे लिंक कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हम फोर्स का डायरेक्शन शो करेंगे। ये आपका फ्लेमिंग का थंब लेफ्ट हैंड रूल का नियम है, जिसको हम शॉर्टकट में अपने ट्रिक के माध्यम से फो फी आई बोलते हैं। ठीक, ये मतलब फो मतलब फोर्स, फो फी मतलब फील्ड, आई मतलब करेंट। तो देखिए ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा, ये हमारा फो फी मतलब फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा करंट का डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका करंट क्या अंदर जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। तो यहाँ पे हमें फोर्स देखना है, तो करंट क्या अंदर जा रहा है और फ्लक्स क्या है नीचे है। तो फो फी फील्ड क्या है नीचे है, नीचे कर दिए। ठीक, आई करंट कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो देखिए ये हमारा फोर्स नीचे, करंट अंदर। तो आपका जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये किधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, माने इस साइड। देखिए यहाँ से हमारा थंब देखिए, ये फ्लक्स, ये करंट की डायरेक्शन और ये हमारा रहा फोर्स। तो फोर्स लग गया हमारा इधर इस साइड। सेम ऐसे हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ से देखिए करंट इन कर रहा है और यहाँ से करंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे सेम करिए, फो फी आई, करंट आउट कर रहा है मतलब अपने तरफ कीजिए, और देखिए फ्लक्स नीचे कीजिए। तो फ्लक्स नीचे, देखिए फ्लक्स नीचे लगा, करंट आउट कर रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन किधर, इधर, मतलब इस साइड से इस साइड। तो आपका फोर्स F1 इधर। तो कहने मतलब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करें तो आपका फोर्स हो जाएगा, फोर्स कौन पाते हैं, F1 माइनस F2, जहाँ पे रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो F1 आपका क्या था, φ1 IE2 था, F2 क्या था आपका डियर फ्रेंड्स, φ2 IE1 था। ठीक, जहाँ पे हमने ऑलरेडी φ1 φ2 को बता रखा था कि जो आपका φ1 है ये है φm1 साइन ओमेगा टी, और φ2 जो है डियर फ्रेंड ये है φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा। ठीक, अगर हम बात करें IE1 और IE2 की, तो IE1 क्या है, वो देखिए करंट बराबर होता है क्या, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, E1 है, और रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम डिस्क का जो रेजिस्टेंस है वो सबके लिए सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पे R1 हो गया। ऐसे ही IE2 क्या है, E2 अपॉन R2, वही डिस्क का रेजिस्टेंस। तो हमारा जो हमारा ईडी करंट IE1 है वो बराबर हो गया E1 अपान R1, E1 बाई R। तो IE1 बराबर हो गया d∅1 बाई dt। E1 की वैल्यू क्या होगी फ्लक्स के टर्म में, d∅1 बाई dt। ठीक, अपान R। तो d∅ को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव को हम लिख सकते हैं, φ1 को यहाँ पे हमने लिखा है φm1 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लिख दिए d∅m1 साइन ओमेगा टी बाई dt अपान R। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए IE1 बराबर हो IE1 अनुक्रमण पाते φm1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई R हो गया। सेम ऐसे ही हम IE2 के लिए भी निकालेंगे। तो IE2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 अपान रेजिस्टेंस देखिए सेम होगा क्योंकि एल्यूमिनियम डिस्क है तो उसका रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा। ठीक, तो E2 बाई R हो गया। ऐसे ही IE2 अनुक्रमण पाते तो E2 क्या होगा, फ्लक्स के टर्म में इसका फार्मूला d∅2 अपान dt होगा, अपान R हो जाएगा। ठीक, तो IE2 अनुपात पाते हो जाएगा d, और φ2 हमने क्या लिखा था यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए φ2 हमने क्या लिखा था, हमने φ2 लिखा था φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा लिखा था। ठीक, तो यही चीज़ हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप पुट करिए φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा अपान dt। ठीक, इतना सही है, इतना समझ में आ गया। बाई R, बाई मतलब रेजिस्टेंस R कर दिए। तो आपका IE2 जो है प्रोपोर्शनल हो गया φm2 ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस बीटा अपान R। ठीक, ये देखिए कॉस कैसे हो गया, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। ऐसे इसका भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ φm1 साइन ओमेगा टी बाई dt था, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो आपका आ गया ओमेगा कास ओमेगा टी। तो φm1 ओमेगा कास ओमेगा टी, यहाँ पर हमने चीज लिखा था φm1 ओमेगा कास ओमेगा टी बाई R। ठीक, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। IE2 अनुपात हो गया φm2 ओमेगा कास ओमेगा टी माइनस बीटा बाई R। ठीक, तो जो आपका टॉर्क होता है डियर फ्रेंड, तो हमने अब देखिए क्या क्या निकाल चुके हम, IE1 निकाल लिया आपने, IE2 निकाल लिया। ठीक, φ1 φ2 तो आपको ऑलरेडी पता ही था, लेकिन अब हम बता रहे हैं आपको जो टॉर्क का फार्मूला होता है नॉर्मल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक, टॉर्क जो होता है फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आपका एल्यूमिनियम का डिस्क है,
ये एल्यूमिनियम डिस्क का रेडियस है आर आर, यही आर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक, तो आप यहीं पे देखिए, यदि सर्कुलर ऑब्जेक्ट मोशन होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंब रेडियस होता है। कहने मतलब है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बताए हैं डी, ओ यहाँ पे वो रोल करेगा आर, मतलब इसका रेडियस। ठीक, तो आप फोर्स इंटू इसका रेडियस का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, अब आपका टॉर्क देखिए निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, टॉर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू रेडियस। तो यहाँ पे टॉर्क टी डी क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 माइनस F2 था, हम निकाले थे अभी पीछे जस्ट। और आपका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मान लीजिए आप रेडियस इसका। ठीक, और इसको हम मतलब लिखे हैं स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर, आपके जो भी मन में हो उसको मान लीजिए। टी डी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएगा, फोर्स F1 की वैल्यू क्या थी, φ1 था, IE2 था, और आपका फोर्स F2 की वैल्यू क्या था, φ2 था, IE2 था। ठीक, IE1 था, तो φ1 IE2 माइनस φ2 IE1 इंटू ये रेडियस है, क्या है, रेडियस। तो पुटिंग वैल्यू, अब आप φ1 IE2 φ2 IE1 जो भी हम वैल्यू पीछे निकाले थे सारे को यहाँ पे पुट कीजिए। तो आपने φ1 की वैल्यू लिखा था φm1 साइन ओमेगा टी, और IE2 जब आप निकाले थे अभी जस्ट पीछे इसका डेरिवेशन करके, तो आपका आया था ओमेगा φm2 कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा बाई आर। अब आप रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अंदर भी कर दीजिए, तो इंटू आर हो गया, स्मॉल आर मतलब रेडियस, यहाँ सॉरी यार रेजिस्टेंस हम बोल दिया रेडियस है। ठीक, माइनस φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, ये आ गया φ2 की वैल्यू, φm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा। अब IE1 की वैल्यू क्या आया था, φm1 ओमेगा कास ओमेगा टी बाई आर, और इंटू स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है कॉमन φm1 φm2 ओमेगा आर बाई कैपिटल आर। ठीक, ओमेगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये पूरा कॉमन ले लीजिए, तो आपका जो बचेगा ब्रैकेट में वो आएगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस बीटा कॉस ओमेगा टी। तब ये देखिए किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला आप सभी का साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक, तो ये पूरा आपका टर्म देखिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होता है टू, ठीक, 2πf होता है, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का डिस्क का रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा हमेशा। तो आपका जो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया φm1 φm2 साइन, यहाँ पे ए क्या है, ओमेगा टी है, बी क्या है, ओमेगा टी माइनस बीटा है। तो आप यहाँ पे रखिए, ये फार्मूला है आप सभी का साइन ए माइनस बी का, ए है यहाँ पे ओमेगा टी, बी है ओमेगा टी माइनस बीटा। तो आप यहाँ पे पुट करिए इस वाले फार्मूले में, तो साइन ए है ओमेगा टी माइनस बीटा हो जाएगा प्लस बीटा, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो आपका ये आ जाएगा साइन बीटा। तो देखिए डियर फ्रेंड, आप सभी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला डेरिवेट होके आ गया है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी लगता है वो अपने दोनों फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों फ्लक्सों के बीच में जो एंगल है उसका साइन बीटा का मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है। तो टी प्रोपोर्शनल φm1 φm2 साइन बीटा, जहाँ पे हम φm1 को मान लेते हैं φ1 है और φm2 को मान लेते हैं φ2 है। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है फ्रेंड्स वो टी अनुपात है φ1 φ2 साइन बीटा, जहाँ पे बीटा अगर हम 0 रख दे। अब यही हम देखिए, अब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला आ गया, टी अनुपात है φ1 φ2 साइन बीटा। अब हम क्या बोले थे कि अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल ना रखें तो क्या हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, मैं बता देना चाहता हूँ अगर दोनों फ्लक्सों के बीच में अगर आप एंगल नहीं रखते हैं तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा ही नहीं। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा ही नहीं तो आप सभी का इंस्ट्रूमेंट एनर्जी को मेजर ही नहीं करेगा। ठीक, तो अगर बीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखिए साइन बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डिस्क विल नॉट रोटेट, जब डिस्क विल रोटेट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब वो आपका मेजर ही नहीं करेगा। और अगर आप देखिए देयरफॉर अगर हम बीटा की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं तब टी की भी वैल्यू 0 नहीं आएगी एंड डिस्क विल रोटेट, तो आपका डिस्क रोटेट करेगा। ठीक, अगर इफ़ बीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रख देते हैं तो देखिए टी अनुपात साइन बीटा है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 मतलब मैक्सिमम,
तब इसका मतलब है डिफरेंट, अगर आप बी टैग वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका मेजरिंग बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जब आप प्रेशर कॉइल को मोर इंडक्टिव या फिर प्योरली इंडक्टिव बनाएंगे तो वो उससे दोनों फ्लक्सेस के बीच का जो लैग करेगा वो φ1 से वो एकदम 90 डिग्री लैग करेगा और उन दोनों में जो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी, एरर नहीं आएगा, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और जो इसका क्वांटिटी को मेजर करने की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एनर्जी मीटर में या फिर सिंगल फेज एनर्जी मीटर में जो प्रेशर कॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा मोर इंडक्टिव बनाने का। ठीक, तो इसमें अब ये क्लियर होकर निकल आया कि आपका जो टॉर्क है TD ये प्रोपोर्शनल है φ1 φ2 साइन बीटा। अगर कोई कह दे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क का फार्मूला होता है TD, वो उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोलिएगा φ1 φ2 साइन बीटा। तो आपका देखिए ये प्रूफ होके आ गया, हमने जो बोला था 3 कंडीशन वो आपका प्रूफ हो गया। देयरफॉर इन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट देयर मस्ट बी 2 फ्लक्सेस। तो आपका किसी भी इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे 2 फ्लक्स का होना जरूरी है। उसके बाद द 2 फ्लक्सेस मस्ट बी अल्टरनेटिंग, उन दोनों फ्लक्सों का अल्टरनेटिंग होना भी जरूरी है। देयर मस्ट बी सम एंगल बिटवीन 2 फ्लक्सेस, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। इसके बाद इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट ओनली ऑन AC सप्लाई, और जो आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो केवल AC सप्लाई पे वर्क करता है। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे पीछे प्रूफ हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी मीटर। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बताते हैं आप सभी को एनर्जी मीटर। तो चलिए अब हम बताएंगे एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कहने मतलब है ये एनर्जी को मेजर करता है या फिर जोड़ता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर। ठीक, तो एनर्जी मीटर जो होता है वो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम 2 मैग्नेट का यूज करते हैं, एक होता है शंट मैग्नेट, एक होता है हमारा सीरीज मैग्नेट। जो हमारा शंट मैग्नेट होता है इस पे हम प्रेशर कॉइल को लपेटते हैं, और जो हमारा सीरीज मैग्नेट होता है इस पे हम करंट कॉइल को लपेटते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन हम बना चुके हैं, तो आप लोग इस कंस्ट्रक्शन को बना लीजिए और इसको सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से बनाइएगा अपने पेपर में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम एक सप्लाई देंगे, तो जब सप्लाई देंगे तो एक कॉइल है, प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल को लपेटते हुए फिर हम पुनः ला के यहाँ पे जोड़ देंगे, और एक कॉइल या एक कनेक्शन हम ले जाते हुए लोड से लेते हुए करंट कॉइल से लपेटते हुए इसके बाद यहाँ से लेते हुए फिर हम सप्लाई को पुनः दे देंगे। ठीक, यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट होगा, जो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम का डिस्क लगा होता है। ये परमानेंट मैग्नेट इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, कहने मतलब है इसको हम आगे पीछे जिस हिसाब से एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से इसका ये स्पीड कम ज़्यादा करेगा। ठीक, और ये तो बोल दिए हम प्रेशर कॉइल, तो इसमें प्रेशर कॉइल में जो करंट जाएगी वो IP हम बताएंगे, और इधर जो करंट आएगी इस वाले से या तो इसको हम लोड करंट या फिर बोले तो सीरीज करंट या फिर करंट कॉइल करंट भी बोलते हैं। ठीक, इसको IL या फिर IC, ये इधर से लोड से होते हुए करंट कॉइल से होते हुए जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम एक कॉपर शेडिंग करते हैं। चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये तो इसका डायग्राम हम बता दिए कि आप सभी को ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक, तो इसको बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो ड्राइविंग सिस्टम की हम बात करेंगे। तो इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 मैग्नेट दैट इज सीरीज मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। यह आपका 2 मैग्नेट से बना होता है, एक होता है शंट मैग्नेट, एक होता है सीरीज मैग्नेट। ठीक, पॉइंट नंबर 2, द प्रेशर कॉइल वाउंड ऑन शंट मैग्नेट एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस और पैरेलल टू सप्लाई। जो आपका प्रेशर कॉइल होता है वो शंट मैग्नेट के ऊपर लपेटा होता है, वाउंड किया रहता है, और यह कनेक्ट किया गया होता है या फिर कनेक्ट किया गया रहता है सप्लाई के पैरेलल में। ठीक, तो इसीलिए अगर हम करंट कॉइल का जो फ्लो होने वाली करंट की बात करें IP की, IP मतलब प्रेशर कॉइल में करंट होने वाली करंट, इसलिए हम इसको IP से शो करते हैं। IP बराबर V/ZP हो जाएगा, कहने मतलब है IP प्रोपोर्शनल सप्लाई वोल्टेज, कहने मतलब सप्लाई वोल्टेज जितना हम बढ़ाएंगे IP की वैल्यू उतना बढ़ेगी। ठीक, आगे देखिए, द करंट कॉइल वाउंड ऑन सीरीज मैग्नेट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। जो आपका करंट कॉइल होता है ये सीरीज मैग्नेट पे वाउंड किया गया होता है या फिर लपेटा हुआ रहता है, और यह लोड के सीरीज में भी कनेक्ट होता है। इसीलिए जो करंट कॉइल में से करंट होके जाएगी वही लोड करंट होती है, IC बराबर IL। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका कंस्ट्रक्शन आगे और भी सारा चीज़ लिखे हैं तो उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इट विल कंसिस्ट ऑफ ए एल्यूमिनियम डिस्क, ये आपका एल्यूमिनियम डिस्क से भी मिलकर बना होता है। एल्यूमिनियम जो होता है आप सभी का नॉन मैग्नेटिक कंडक्शन, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। 5वां पॉइंट, इट विल कंसिस्ट ऑफ कॉपर शेडिंग बैंड और रिंग, इसमें कॉपर शेडिंग बैंड या फिर रिंग भी लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है कॉपर शेडिंग
रिंग है, ठीक, यही हम बोल रहे हैं। चलिए आगे, अब ब्रेकिंग सिस्टम की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो इट विल कंसिस्ट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट और टू प्रोवाइड ब्रेकिंग टॉर्क। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये परमानेंट मैग्नेट का बना होता है, यही हमें ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, ठीक। तो जो आपका टीवी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। कहने मतलब है इट्स पोजीशन कैन बी एडजस्ट इफ परमानेंट मैग्नेट मूव टूवर्ड द डिस्क द स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम विल इंक्रीज, इफ परमानेंट मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम एल्यूमिनियम डिस्क द स्पीड ऑफ डिस्क विल डिक्रीज। कहने मतलब डियर फ्रेंड, जब आप परमानेंट मैग्नेट को डिस्क से दूर ले जाएंगे तब आपका डिस्क का स्पीड बढ़ेगा। अब यही परमानेंट मैग्नेट को जब आप डिस्क के पास लाएंगे तो डिस्क का स्पीड, देखिए एल्यूमिनियम डिस्क द स्पीड डिस्क विल डिक्रीज, तब सॉरी मिस्टेक हो गया, जब ये परमानेंट मैग्नेट मूव टूवर्ड द डिस्क, जब आप परमानेंट मैग्नेट को डिस्क से दूर ले जाएंगे, कहने मतलब है डिस्क से दूर ले जाएंगे, द स्पीड ऑफ डिस्क विल इंक्रीज। सॉरी फ्रेंड्स, जब आप परमानेंट मैग्नेट को डिस्क के पास ले जाएंगे तब आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक, ये एकदम क्लियर है। जब परमानेंट मैग्नेट को आप डिस्क के पास ले जाएंगे, कहने मतलब है ये डिस्क है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक। जब आप परमानेंट मैग्नेट को डिस्क के पास ले जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से नाचने लगेगा, ठीक। अब यही परमानेंट मैग्नेट को जब हम डिस्क से दूर ले जाएंगे तब इसकी स्पीड घटेगी। इफ परमानेंट मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम एल्यूमिनियम डिस्क द स्पीड ऑफ डिस्क विल डिक्रीज, ठीक, ये क्लियर हुआ अभी। चलिए आगे देखिए, आगे डेरिवेशन है इसका पूरा कि कैसे जब आप एल्यूमिनियम डिस्क को पास ले जाएंगे तब आपका स्पीड कैसे बढ़ेगा, जब दूर ले जाएंगे कैसे घटेगा, यही सारे डेरिवेशन है। तो सारा चीज़ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम चलिए शॉर्ट में करते हैं ताकि सारा चीज़ जितना भी टॉपिक हमने पहले लिखा था वो सब सारा चीज़ हो जाए। तो नहीं तो चलिए आप देख ही लीजिए। तो जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो φ1 φ2 साइन बीटा के प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका φ1 होता है ये φSE होता है और φ2 जो होता है ये φSH होता है। मतलब सीरीज जो फ्लक्स होती है यही आपकी φ1 होती है और शंट वाला फ्लक्स आपका φ2 होता है, और दोनों के बीच का एंगल जो होता है बीटा होता है, जिसको कि हम साइन बीटा से शो करते हैं, ठीक। तो TD हो गया यहाँ पे, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क φSE φSH साइन बीटा। द नेचर ऑफ लोड इज इंडक्टिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोड का जो नेचर होता है वो हमेशा इंडक्टिव नेचर होता है, तो वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं रहेगा और इंडक्टेंस का भी वैल्यू जीरो नहीं होगा, ठीक। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब है जहाँ रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा वहाँ पे और इंडक्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर कॉइल में भी नंबर ऑफ टर्न होता है और करंट कॉइल में भी नंबर ऑफ टर्न होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए IL लैग्स V बाई 5 डिग्री, IC लैग्स V बाई 5 डिग्री। IL IC दोनों एक ही चीज़ है, मतलब करंट कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न कुछ होते हैं, इस वजह से वो इंडक्टिव नेचर होगा और सप्लाई वोल्टेज से 5 डिग्री लैग करेगा। तो ये देखिए 5 डिग्री लैग किया सप्लाई वोल्टेज से IC या फिर IL। चलिए आगे देखिए, लेट्स द प्रेशर इज मोर इंडक्टिव देन करंट कॉइल और लोड। तो अगर आपका प्रेशर कॉइल ज़्यादा इंडक्टिव होता है, मतलब प्रेशर कॉइल जो होता है वो ज़्यादा इंडक्टिव होता है आपके करंट कॉइल से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेशर कॉइल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं करंट कॉइल की अपेक्षा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसमें कम नंबर ऑफ टर्न है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न है, ठीक। इसलिए ज़्यादा इंडक्टिव होता है, इसलिए इसमें जो करंट IP जो फ्लो करेगी वो ज़्यादा लैग करेगी इसके अपेक्षा अपने सप्लाई वोल्टेज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़। तो मोर इंडक्टिव देन करंट कॉइल और लोड, तो इसका जो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है वो करंट कॉइल के इंडक्टेंस से ज़्यादा है। इस वजह से जो IP है, IP लैग्स अब सप्लाई वोल्टेज बाई डेल्टा डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा है ये इसकी वैल्यू 5 डिग्री से ज़्यादा होती है, ठीक। आगे देखिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो सप्लाई वोल्टेज से φSE या φSE को मतलब किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, IC मतलब करंट कॉइल या फिर लोड कॉइल लोड करंट, ठीक। और आपका शंट फ्लक्स किसके कारण जनरेट हो रहा है, वो प्रेशर करंट के कारण। तो ये ज़्यादा इंडक्टिव है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा लैग किया, ठीक। ये कम इंडक्टिव क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न कम है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज से कम लैग किया। तो यहाँ पे देखिए ये 5 डिग्री लैग किया था, ये डेल्टा डिग्री लैग किया था। अब इन दोनों के बीच के एंगल को φSE और φSH, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बीटा से शो किए हैं, ठीक। तो जो आपका फ्लक्स आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू TD φSE φSH साइन बीटा, दोनों फ्लक्स का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के बीच का एंगल जो बीटा है उसका, ठीक।
तो आप यही देखिए, जो आपका बीटा होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बीटा बराबर डेल्टा माइनस फाई, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी अनुपाती हो गया आई एल वी बाई जेड पी साइन लेमडा डेल्टा माइनस फाई, जहाँ पे जेड पी एक कांस्टेंट है क्योंकि ये इम्पीडेंस है, तो एल्यूमिनियम डिस्क का इम्पीडेंस कांस्टेंट ही रहेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी अनुपाती हो गया आई एल वी साइन डेल्टा माइनस फाई। ठीक, तो ये हो गया इसका फार्मूला टी डी का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। तो आप आगे भी देखिए, जो मेजर्ड एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। अगर पावर ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा लगेगा तो मेजर्ड वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक, तो जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टी डी है वो आएगा वी आई एल साइन डेल्टा माइनस फाइव डिग्री। ये मेजर्ड पावर है आप सभी का। और लेकिन जब एक्चुअल पावर की हम बात करेंगे तो एक्चुअल जो ट्रू पावर होती है हमारा वी आई एल कॉस फाइव होती है, जबकि आपका मेजर्ड एनर्जी कितनी आई है, वी आई एल साइन डेल्टा माइनस फाइव डिग्री आई है। तो यहाँ पे देखिए इरर हो रहा है। तो एब्सोल्यूट इरर क्या होता है, मेजर्ड एनर्जी माइनस ट्रू एनर्जी। तो मेजर्ड एनर्जी हमारा क्या है, वी आई एल साइन डेल्टा माइनस फाइव है माइनस वी आई एल कॉस फाइव है। ठीक, तो यहाँ पे वी आई एल कॉमन ले लीजिए आप, वी आई एल साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव। तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो वी आई एल यहाँ पे 90 डिग्री रखिए तो यह हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव। तो वी आई एल साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव। तो ये कट गया, ये आ गया एब्सोल्यूट इरर बराबर जीरो। कहने मतलब है डियर फ्रेंड, अगर आप डेल्टा फाइव बराबर 90 डिग्री कब होगा, जब आप प्रेशर कॉइल को मोर इंडक्टिव रखेंगे, एकदम प्योरली इंडक्टिव, तभी आपका वो पूरा 90 डिग्री लैग करेगा, और तभी उन दोनों के बीच का एंगल जो होगा डेल्टा वो 90 डिग्री आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप प्रेशर कॉइल को प्योर इंडक्टिव बनाते हैं तो आप सभी का एरर जो होता है जीरो होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इन प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम किसी भी चीज़ को प्योर इंडक्टिव नहीं बना सकते, वो आइडियल की बात हो गई। ठीक, तो क्योंकि कॉइल है, कॉइल को कितना भी आप नंबर ऑफ टर्न देंगे लेकिन कॉइल का पर्सनल रेजिस्टेंस तो होगा ना कुछ। तो आप नियर अबाउट 90 के पास जा सकते हैं, लेकिन प्योरली 90 डिग्री बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, इफ डेल्टा बराबर 90 डिग्री तो मेजर्ड एनर्जी बराबर ट्रू एनर्जी, एब्सोल्यूट इरर बराबर जीरो हो जाएगा। आगे देखिए आप, तो वही चीज़ हम लिखे हैं, सेम चीज़ वही लिखे हैं कि ये आपका वोल्टेज होगा, ये आपका करंट होगा। 90 डिग्री लैग है तभी करेगा जब प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली इंडक्टिव। ठीक, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है तभी लैग करेगा जब आपका प्रेशर कॉइल शुड बी प्योरली इंडक्टिव होगा। तो आई पी शुड लैग सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री इफ डेल्टा बराबर 90 द प्रेशर कॉइल इज प्योरली इंडक्टिव। ठीक, प्रेशर कॉइल को प्योरली इंडक्टिव होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर कॉइल ऑफ एनर्जी मीटर शुड बी हाईली इंडक्टिव। इसीलिए प्रेशर कॉइल को बहुत ज़्यादा इंडक्टिव नेचर का बनाया जाता है ताकि इरर कम से कम आए। नियर अबाउट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये 90 के करीब होता है, 85 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री के बीच में। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं परसेंटेज इरर का। तो परसेंटेज इरर जो होता है सभी का मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू होता है इनटू 100 होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए मेजर्ड वैल्यू भी निकाल चुके थे, ट्रू वैल्यू भी निकाल चुके थे, वही मान सारा यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका परसेंटेज इरर का फार्मूला निकल आएगा आप सभी का एनर्जी मीटर का। ठीक, तो एनर्जी मीटर में जो परसेंटेज इरर होता है तो मेजर्ड वैल्यू क्या थी आप सभी का, वी आई एल साइन डेल्टा माइनस फाइव था, और ट्रू वैल्यू क्या था, वी आई एल कॉस फाइव था। तो अपान फिर ट्रू वैल्यू लिखोगे वी आई एल कॉस फाइव इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप सभी का आ जाएगा वी आई एल से कट जाएगा। ठीक, इसको कॉमन ले लीजिए और यहाँ से वी आई एल से कट कर दीजिए। तो परसेंटेज इरर बराबर आ गया है आप सभी का साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव अपान कॉस फाइव इस इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज इरर है, किसमें, एनर्जी मीटर में परसेंटेज इरर फार्मूला होता है साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कॉस फाइव अपान कॉस फाइव इंटू 100। ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी चीज़ें हम बता रहे हैं सब आपके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का बता रहे हैं, एकदम अच्छे से देखते रहिए, यही सब क्वेश्चन आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, इसको छापिएगा, बढ़िया नंबर पाएंगे। अब चलिए हम ब्रेकिंग सिस्टम बताते हैं आप सभी का। एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग सिस्टम लगता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए परमानेंट मैग्नेट होता है। उसमें परमानेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है।
उसके बाद फाई फ्लक्स मतलब स्टेशनरी। एल्यूमिनियम डिस्क क्या है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में एल्यूमिनियम डिस्क मूव करेगा, मूविंग है, ठीक। तो फ्लक्स कटेगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स कटेगा, d∅dt की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ फ्लक्स कटेगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जहाँ पे फ्लक्स कटेगा वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, E बराबर माइनस ए एन d∅dt। जहाँ पे माइनस साइन हमें शो करता है लेंज लॉ, और लेंज लॉ हमें क्या बताता है, प्रभाव कारण का विरोध करता है। तो एल्यूमिनियम डिस्क में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। ईडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा किसका, अपने कारण का। तो ये जो प्रभाव आया है ईडी करंट, इसका कारण क्या है, जो आपका एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट ना करें, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए d∅dt कटा, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण IE बनेगा। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए, ये तो लेंज लॉ हो गया कि प्रभाव कारण का विरोध करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ आपका डिस्क रोटेट करेगा। जब डिस्क रोटेट करेगा तो फ्लक्स कटेगा, d∅dt कटेगा। d∅dt कटने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक ईडी करंट बनेगा, फ्लो करेगा। यही ईडी करंट के कारण एक टॉर्क और लगेगा, जिसको कि हम ब्रेकिंग टॉर्क बोलते हैं। तो ये ब्रेकिंग टॉर्क किसके अपोज लगेगा, ये एक प्रकार से हो गया प्रभाव। अब ये प्रभाव किसके कारण उत्पन्न हुआ है, आप बोलोगे टीबी उत्पन्न हुआ, ब्रेकिंग टॉर्क जो है उत्पन्न हुआ आई कारण, मतलब ईडी करंट के कारण। ईडी करंट उत्पन्न हुआ आप सभी के इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलोगे d∅dt कारण उत्पन्न हुआ, d∅dt कहोगे वेलोसिटी कारण उत्पन्न हुआ, वेलोसिटी कहोगे टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण उत्पन्न हुआ। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं ना कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न जो हुआ है, ब्रेकिंग टॉर्क जो उत्पन्न हुआ है वो डायरेक्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो ये टीबी का जो डायरेक्शन है ये अपोज करेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर क्या मतलब है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, तो आपका ब्रेकिंग टॉर्क जो है डियर फ्रेंड्स आप सभी का एंटी क्लॉक लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ब्रेकिंग मैकेनिज्म आप समझ चुके होंगे कि ब्रेकिंग टॉर्क एक्चुअल में लगेगा कैसे, ठीक। तो वही देखिए हमने बताए हैं कि जब आपका टीडी क्लॉकवाइज लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा, तो ये ब्रेकिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ लिखा भी है। ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी एल्यूमिनियम डिस्क विल रोटेट इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एंड इंड्यूस्ड करंट आई इन एल्यूमिनियम डिस्क। तो वही सेम चीज़ जो बोला वही लिखा हूँ, तो समझाना है क्या इसमें। बीटेक कर रहे हैं तो इतना इंग्लिश आप लोग समझते ही होंगे। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ another torque will act on aluminum disc in opposite direction to that of TD known as braking torque, जिसको कि हम TB कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप TB देख सकते हैं, जो ब्रेकिंग टॉर्क का फार्मूला आता है फाई IE इंटू रेडियस, जहाँ पे फाई IE क्या है, फोर्स है। जैसा कि पीछे हम बता चुके थे, जो फोर्स होता है फ्लक्स इंटू करंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो फ्लक्स फाई और IE, और जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फ्लक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सभी का रेडियस है, तो फाई IE इंटू रेडियस हो गया। तो हम जानते हैं, और देखिए ये IE क्या होता है, ईडी करंट है, तो ईडी करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टीबी ब्रेकिंग टॉर्क अनुपात फाई IE क्या हो गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस E/R इंटू रेडियस, ठीक। तो जहाँ पे E है, अगर हम DC मशीन में पर जाएंगे तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है फाई ZNP/60 होता है। तो जो यहाँ पे EMF है वो किससे किससे प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के और नंबर ऑफ टर्न के। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है, तो आप यहाँ पे इसके जगह पे N∅ आप रख सकते हैं, सॉरी यार E के जगह पे, E जो है N∅ के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप यहाँ पे N∅ रख दीजिए। जब आप TB बराबर इसको रखेंगे तो आ जाएगा N∅² स्मॉल r मतलब रेडियस बाई r। कहने मतलब डिफरेंट, आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो आपका मैग्नेट आप पास ले जा रहे थे और जो दूर ले जा रहे थे, कहने मतलब देखिए रेडियस, जब आप पास ले जाएंगे तो हमने बोला था कि आप सभी का एल्यूमिनियम डिस्क पे जो रोटेशन है वो क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा कैसे, देखिए जब आप पास ले जाएंगे तो टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी, जब आप दूर ले जाएंगे टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, तो क्लियर हो जाएगा भी 1 मिनट में। तो आप देखिए द पोजीशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन बी चेंज, जब आप परमानेंट मैग्नेट की पोजीशन चेंज करते हैं, इफ परमानेंट मैग्नेट मूव टूवर्ड द एल्यूमिनियम डिस्क द स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क इंक्रीज। यदि आप परमानेंट मैग्नेट को
एल्यूमिनियम डिस्क की तरफ मूव करते हैं तो स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क इंक्रीज, तब एल्यूमिनियम डिस्क का स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू कम होगी, तो जहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कम लगेगा तो वहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ई परमानेंट मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द एल्यूमिनियम डिस्क, जब आप परमानेंट मैग्नेट को एल्यूमिनियम डिस्क से दूर ले जाते हैं तो द स्पीड ऑफ डिस्क विल डिक्रीज, तब आपका डिस्क का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, यही चीज़ हमने हिंदी में भी लिख रखा है ताकि इसलिए कि ये चीज़ आप लोग जरूर एग्जाम में लिख दीजिएगा, इससे अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तथा PMMC मैग्नेट एल्यूमिनियम डिस्क के पास ले जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाता है तथा ब्रेकिंग टॉर्क का मान कम हो जाता है तथा एल्यूमिनियम डिस्क की स्पीड बढ़ जाता है। ठीक, मतलब जब एल्यूमिनियम डिस्क को आप पास ले जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी, जब रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी तो ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू भी कम हो जाएगा, जैसा कि आप टॉर्क वाले फार्मूले में देख सकते हैं। यहाँ पे रेडियस का मल्टीप्लिकेशन है डायरेक्टली, तो रेडियस की जब वैल्यू कम होगी तो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी, जब ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी तो वहाँ पे स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगी, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी, जब वहाँ पे ब्रेक आप कम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। वही सेम उल्टा कर दीजिए, जब आप दूर ले जाएंगे मैग्नेट को तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, जब रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी, जब ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है मीटर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो मीटर कांस्टेंट बराबर होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय एल्यूमिनियम डिस्क अपॉन KWH, मतलब इसको पावर या फिर बोले तो एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस फार्मूले का आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मीटर कांस्टेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय एल्यूमिनियम डिस्क अपॉन KWH। ठीक, चलिए आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बाकी पढ़ाने को बहुत सारा चीज़ है जो पढ़ाते ही रह जाएंगे, लेकिन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम से महत्वपूर्ण है वो पढ़ाते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नॉर्मली आप लोग सुन लीजिए। कंपनसेशन टॉर्क होता क्या है, तो देखिए कंपनसेशन होता क्या है, देखिए डिस्क है उसका कुछ इनर्शिया होगा, कहना मतलब आप सप्लाई देंगे तो डिस्क का कुछ अपना इनर्शिया होगा तो वो तुरंत रोटेट नहीं करेगा। जब लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे आप सप्लाई दीजिए डिस्क रोटेट कर जाए और उस सप्लाई जो करंट या पावर जाएगा उसको तुरंत मेजर कर ले, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि डिस्क का अपना कुछ इनर्शिया होता है, वो रुका रहता है, कुछ फ्रैक्शन आप समझिए, कुछ फ्रैक्शन होता है, तो उसी फ्रैक्शन को दूर करने के लिए हम एक अलग से टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, उसी टॉर्क को हम कहते हैं कंपनसेशन टॉर्क। बाकी इसका डेरिवेशन बेकायदे ढंग से है, तो डेरिवेशन बताने लगेंगे तो वीडियो में हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा और हम सारा चीज़ बता नहीं पाएंगे जो जितना भी टॉपिक आज हम लिखे थे। ठीक, तो कंपनसेशन टॉर्क उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। कंपनसेशन टॉर्क हमारा दूर करता है आप सभी के फ्रिक्शन टॉर्क को, या फिर बोले तो उसके इनर्शिया को दूर करने के लिए अलग से हम एक टॉर्क देते हैं, उसे हम कहते हैं कंपनसेशन टॉर्क। ठीक, अब हम बात करेंगे क्रीपिंग एरर की, क्योंकि क्रीपिंग एरर से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। हाँ, ये देखिए आप सभी का क्रीपिंग एरर है यहाँ पे, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्रीपिंग एरर होता क्या है, तो नॉर्मली अपने भाषा में चलिए हम बताते हैं क्रीपिंग एरर होता क्या है। नो लोड के केस में, नो लोड के केस में या फिर बोले तो बहुत लाइटली लोड रहेगा, तो उस कंडीशन में ड्यू टू कंपनसेशन या फिर ड्यू टू ओवर वोल्टेज के कारण डिस्क हल्का हल्का रोटेट करता है और आप सभी की एनर्जी को मेजर कर लेता है। यही एरर को हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। अब चलिए हम बताते हैं ये एरर आता कैसे है और इसको हम दूर कैसे कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रीपिंग एरर एट नो लोड या फिर वेरी स्लाइटली लोड। जब आपका लोड नहीं है तो एक प्रकार से देखा जाए आपका जो करंट है वो जीरो होगी। जब लोड करंट जीरो होगी तो हम बताए थे कि करंट कॉइल जो होती है वो लोड के सीरीज में जुड़ी होती है, जो करंट आपके लोड में जाता है वही करंट कॉइल में भी सेम करंट जाता है, इसलिए हमने IL बराबर IC लिखा था। ठीक, तो करंट की वैल्यू जीरो होगी तो फाई AC की वैल्यू भी जीरो होगी, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, लेकिन होता क्या है, जो शंट होता है, जो प्रेशर कॉइल होता है वो आपके सप्लाई के पैरेलल में ऐड होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जाएगी उसके कॉइल में। जब वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जाएगी तो वहाँ पे एक हमने कॉपर शेडिंग बैंड लगाया था, वहाँ पे एक 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक फाई S शेडेड फ्लक्स, एक अनशेडेड फ्लक्स। तो जब 2 फ्लक्स जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वहाँ पे एक टॉर्क लग जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हो गए, अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स है ही, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा, तो वहाँ पे एक कंपनसेशन टॉर्क लग जाएगा। तो उसकी वैल्यू जो होती है फाई S फाई म्यू साइन बीटा डैश हो जाएगा। अब इसी के कारण कंपनसेशन टॉर्क के कारण आप सभी का जो डिस्क है वो रोटेट कर जाएगा। तो देखिए यही चीज़, एट नो लोड the disk will rotate due to over compensation because over voltage। तो जो आपका नो लोड के कंडीशन में डिस्क ओवर कंपनसेशन या फिर ओवर वोल्टेज के कारण थोड़ा बहुत रोटेट कर जाता है, उसी एरर को हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। ठीक, तो क्रीपिंग एरर को हम दूर करने के लिए एक्चुअल में करते क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
Therefore, there will be slow and steady rating of disk and energy will be recorded और measured at no load। वही सेम चीज़ कि आप लोड नहीं लगाए हैं लेकिन फिर भी आपका डिस्क थोड़ा बहुत रोटेट कर जा रहा है, आपकी कुछ एनर्जी को मेजर कर ले रहा है, इसी एरर को आप बोलेंगे क्रीपिंग एरर। तो इसको दूर करने के लिए देखिए आप हम क्या क्या मेथड अपनाते हैं। तो पहले आप देखिए कि रीजन ऑफ क्रीपिंग एरर आता क्यों है। तो ओवर वोल्टेज के कारण आपका क्रीपिंग एरर आता है, ओवर कंप्रेशन के कारण क्रीपिंग एरर आता है और मैकेनिकल वाइब्रेशन के भी कारण क्रीपिंग एरर आता है। तो मेनली माना जाता है ओवर वोल्टेज के कारण क्रीपिंग एरर आता है। क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए देखिए हम करते क्या है, मेथड टू रिड्यूस क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर को हम दूर करने के लिए एल्यूमिनियम के डिस्क में हम 1 या 2 होल कर देते हैं। होल करने से देखिए आपका क्रीपिंग एरर दूर कैसे होगा, आप देखिए यहाँ पे। तो देखिए एल्यूमिनियम का डिस्क है, ये ऊपर वाला लिम्ब है, एल्यूमिनियम के डिस्क में मैंने 2 होल कर दिया, नो लोड के कंडीशन है, ये शंट मैग्नेट है ऊपर वाला। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी, इस वजह से आपका डिस्क जो है रोटेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट, इफ सिंगल होल कट ऑन एल्यूमिनियम डिस्क सिंस डिस्क विल रोटेट ड्यू टू ओवर कंप्रेशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डिस्क होल विल आल्सो मूव व्हेन होल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शंट मैग्नेट देयर विल बी एडिशनल चेंज इन फ्लक्स लिंकेज to the aluminum disc. According to Faraday's law, there will be additional EMF is induced EA and additional induced current। यहाँ देखिए यहाँ से देखिए according to Faraday's law, there will additional EMF is induced EA and additional induced current will produce IEA। तो यहाँ चलिए हम समझाते हैं। जब आप देखिए एल्यूमिनियम की डिस्क पे 2 होल कर देंगे तो ओवर वोल्टेज के कारण या फिर बोले तो ओवर कंप्रेशन के कारण आप सभी के डिस्क पे एक टॉर्क लगेगा, उस वजह से डिस्क रोटेट करेगा। ठीक, जब डिस्क रोटेट करेगा तो डिस्क के ऊपर ही आप होल भी बनाए हैं तो होल भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा। जब होल शंट मैग्नेट के जस्ट नीचे आ जाएगा तब यहाँ पे देखिए होल तो आर पार है, पहले तो डिस्क था तो वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स था वो कुछ लिंक कर रहा था, लेकिन जब होल आ जाएगा तो वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज में एकाएक बहुत ज़्यादा चेंजेज आएगा, उस वजह से एक एडिशनल फ्लक्स चेंजेस की वजह से एक एडिशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण एक एडिशनल करंट फ्लो करेगी। जहाँ पे एक एडिशनल करंट और जहाँ फ्लक्स इंड्यूस होगा तो वहाँ पे इसके करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहाँ पे एक एडिशनल टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो टॉर्क जो आएगा वो किसके कारण आया है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। तो वो इसका अपोज करेगा, कहने मतलब है जो ओवर कंप्रेशन के कारण आप सभी का एल्यूमिनियम का डिस्क रोटेट कर रहा है, अब वो उसका अपोज करेगा, विपरीत डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाएगा, अब वो उसको रिमूव कर देगा। तो कहने मतलब है अगर आपको जल्दी क्रीपिंग एरर को ख़त्म करना है तुरंत फास्टली तो आप डिस्क पे 2 से 3 होल कीजिए। अगर आपको नॉर्मली ख़त्म करना है तो एक होल कर दीजिए, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्रीपिंग एरर क्या होता है, कैसे आता है और कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस पर। तो हमने देखिए क्या क्या बता दिया आप सभी को, हमने बताया आप सभी को इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इंडक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट में 3 कंडीशन बताया, तीनों को प्रूफ कराया, फिर उसके बाद सिंगल फेज एनर्जी मीटर बताया, उसका कंस्ट्रक्शन बताया, उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन कराया, इसके बाद ब्रेकिंग मैकेनिज्म बताया, फिर ब्रेकिंग मैकेनिज्म का डेरिवेशन कराया, इसके बाद रिवोल्यूशन बताया, मीटर कांस्टेंट बताया, इसके बाद हमने उसमें एरर बताया। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे बताएं ओवर कंप्रेशन, वो बताएं ओवर कंप्रेशन टॉर्क के बारे में बताया। इसके बाद फिर बताएं आप सभी को क्रीपिंग एरर क्या होता है, आता कैसे है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो इतना सारा चीज़ बता चुके हैं। अब हम बताएंगे आप सभी को टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस को कैसे कैसे हम मेजर करेंगे किन किन मेथड द्वारा। ठीक, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा ऐसे ही सारे पार्ट के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपके सेमेस्टर होते होते हम सारे पार्ट की वीडियो बना देंगे, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है 3 टाइप का होता है, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। अगर बात करें हम लो रेजिस्टेंस की, तो लो रेजिस्टेंस हम उसे कहेंगे जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम होता है। मीडियम रेजिस्टेंस हम उसको कहेंगे जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में रहता है। हाई रेजिस्टेंस हम उसको कहेंगे जिसकी वैल्यू 100 किलो ओम से ज़्यादा होती है। तो डियर फ्रेंड, लो रेजिस्टेंस को हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे किस मेथड द्वारा, हाई रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे किस मेथड द्वारा, सभी का एक एक मेथड हम बताएंगे।
लो रेजिस्टेंस को हम बताएंगे डबल केल्विन ब्रिज मेथड द्वारा, मीडियम रेजिस्टेंस को हम बताएंगे आप सभी को व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा, हाई रेजिस्टेंस को हम बताएंगे मेकर द्वारा। तो डियर फ्रेंड आज वीडियो को भी एंड करते हैं क्योंकि डियर फ्रेंड आप सभी के नियर अबाउट 1 घंटे होने वाले हैं। तो आप लोग इस आगे का पार्ट का वीडियो हमें लग रहा है यार कम से कम 6-7 पार्ट में आप सभी को मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का वीडियो बने, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जा रहा है कि हम जो सोचे थे 4 से 5 पार्ट में आप सभी की वीडियो बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें लग रहा है 6 से 7 पार्ट में वीडियो जाएगा। तो अब इस पार्ट में बस इतना ही। आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में हम ये लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस और इन्हें मेजर करने का मेथड जैसे डबल केल्विन ब्रिज और आप सभी का मेगर विधि और हिस्टोन विधि, इसके बाद आगे और भी सारे आपके एसी ब्रिज हैं जैसे मैक्सवेल ब्रिज, शेरिंग ब्रिज और एंडरसन ब्रिज, हे ब्रिज, वो सब सारे डिस्कस करेंगे। तो आप बस एक तरह से हमारे सारे पार्ट को देखते रहिए, आप सभी का सारा चीज़ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का हर एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, अच्छा नंबर लाइए।